चंद्रपुर नामक एक गांव था जिसमें बड़ा ही खूबसूरत पार्क था। विक्रम अक्सर ही उस पार्क में अपने पालतू बंदर बंटू के साथ घूमने जाया करता था। आज भी विक्रम इस पार्क में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि सामने बेंच पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई है। लड़की बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। विक्रम अपने बंदर से बोला, बंटू, ये लड़की कितनी सुंदर है ना। पहले इसे यहाँ कभी नहीं देखा। तू कुछ तो दिमाग लगा, मुझे इससे दोस्ती करनी है। बंटू ने सर हिलाकर अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद बंटू अपने मालिक के कंधे से उतरकर उस लड़की की तरफ भागा और जाकर उसके पास बैठ गया। विक्रम भी बंदर के पीछे पीछे उस लड़की के पास आ गया और बोला, माफ कीजिए, ये बंदर बहुत ही शरारती है। इसने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, आपका बंदर बड़ा ही प्यारा है। क्या नाम है इसका? जी, इसका नाम बंटू है। लगता है कि आप इस पार्क में नई आई हैं। इससे पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। जी हाँ, आपने सही कहा। मैं इस पार्क में पहली बार ही आई हूँ। आप इसी गांव में रहती हैं क्या? नहीं, मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ। इस पार्क का नाम सुना था, इसीलिए यहाँ घूमने चली आई। अच्छा किया आपने। लेकिन आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे जीवन में ना ही मेरे माता पिता हैं और ना ही मेरा कोई दोस्त। बस इतनी सी बात? इसके लिए आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आप चाहें तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। और फिर इस तरह विक्रम और सुरभि दोस्त बन गए। दोनों पार्क में घंटों साथ बैठकर बात करने लगे। बंटू भी उन दोनों के साथ बहुत खेलता और उन्हें साथ में देखकर बहुत खुश होता था। इसी तरह अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे। विक्रम सुरभि को मन ही मन पसंद करने लगा था। आज विक्रम ने ठान लिया था कि वो सुरभि को अपने दिल की बात बताकर रहेगा। इसीलिए वो सुरभि से बोला, सुरभि, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपनी इस दोस्ती को जीवन भर के लिए रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विक्रम की ये बात सुनकर सुरभि मन ही मन खुश होती है और अपने आप से कहती है, विक्रम, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने का मैं कब से इंतजार कर रही थी। देर से ही सही, लेकिन तुमने मुझे शादी के लिए पूछा तो सही। इसके बाद सुरभि ने विक्रम को हाँ कर दी और जल्दी ही उन दोनों की शादी हो गई। सुरभि और विक्रम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन की बात है, अचानक विक्रम की नींद खुली तो देखा कि सुरभि कमरे में नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब सुरभि नहीं आई तो विक्रम ने उसे पूरे घर में ढूंढा, फिर भी सुरभि कहीं दिखाई नहीं दी। विक्रम मन ही मन सोचने लगा, अरे, सुरभि कहाँ जा सकती है, वो भी बिना बताए? मुझे लगता है जरूर उसे जरूरी काम होगा और वो वापस आकर मुझे खुद बता देगी कि वो कहाँ गई थी। यही सोचकर विक्रम अपने कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर के बाद सुरभि उस कमरे में आई। उसने देखा कि विक्रम जाग रहा है तो सुरभि चौंक गई और बोली, अरे विक्रम, आप जाग गए? हाँ सुरभि, कहाँ गई थी तुम? मैंने तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। आपको मुझे पूरे घर में ढूंढने की जरूरत ही क्या थी? मैं खुद ही आ जाती। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी विक्रम, चलो आप सो जाओ। सुरभि विक्रम को बिना कुछ बताए सो जाती है। विक्रम सुरभि की बात पर बड़ी हैरानी से मन ही मन सोचने लगता है, आखिर सुरभि ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी? आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो सुरभि मुझे नहीं बताना चाहती? अगले दिन भी विक्रम की आधी रात के बाद नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा। सुरभि उसे कहीं दिखाई ही नहीं दी। अब विक्रम बहुत परेशान हुआ और मन ही मन सोचने लगा,
सुरभि आज भी कहीं नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो मेरे पीछे रोज किसी से मिलने जाती है? मुझे इस बात की खबर तक नहीं है। मैंने तो सुरभि पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन आखिरकार मैं उसके बारे में जानता भी क्या हूँ। उसके माँ बाप का तो मुझे पता तक नहीं है। क्या सचमुच सुरभि मुझसे कुछ छुपा रही है? आज तो मैं उससे जानकर ही रहूंगा। आखिर वो इतनी रात को जाती कहाँ है? काफी देर इंतजार करने के बाद सुरभि वापस आई। सुरभि ने देखा कि विक्रम बैठा था और उसका इंतजार कर रहा था। सुरभि चौंक गई। विक्रम उसे देखकर बोला, सुरभि, तुम कहाँ गई थी? सुरभि खामोश रही। विक्रम ने फिर से पूछा, बताती क्यों नहीं कि तुम कहाँ गई थी? विक्रम, मैं कहीं नहीं गई थी। तुम इतना परेशान क्यों होते हो? मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरी चिंता मत किया करो। सुरभि, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारे बारे में जानने का पूरा अधिकार है। हाँ विक्रम, लेकिन जानने के लिए कुछ है ही नहीं। कहीं नहीं गई थी मैं। देखो सुरभि, मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि तुम रोज रात को घर से बाहर जा रही हो। तुम मेरी पत्नी हो। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। मैंने कहा ना, कोई समस्या नहीं है। बस ऐसे ही बाहर निकल गई थी। तुम जबरदस्ती में परेशान हो रहे हो। अगर बताने जैसा कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और ये कहकर सुरभि सो गई। विक्रम सोचता रहा, आखिर सुरभि ऐसा क्यों कर रही है? वो मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रही है, लेकिन आखिर सुरभि को मुझसे कोई बात छुपाने की क्या जरूरत है? इसके पीछे जरूर कोई बात है। मुझे पता लगाना ही होगा। अब विक्रम को सुरभि पर शक हो चुका था। अगले दिन विक्रम सोने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो जाग रहा था। जैसे ही रात के 3 बजे तो सुरभि उठकर बैठ गई। उसने देखा कि विक्रम गहरी नींद में सो रहा है। वो चुपके से उठकर जाने लगी। विक्रम भी उसके पीछे जाने लगा। सुरभि घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और अंधेरी रात में वो आगे बढ़ने लगी। विक्रम भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। सुरभि चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। विक्रम भी सुरभि का लगातार पीछा कर रहा था। सुरभि को इस बात की खबर भी नहीं थी कि विक्रम उसका पीछा कर रहा है। काफी दूर चलने के बाद सुरभि एक बड़े से पेड़ के पास पहुंची और पेड़ के पीछे चली गई। विक्रम ने दौड़कर पेड़ के पीछे देखा, लेकिन उसे वहां आसपास सुरभि नजर नहीं आई। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि सुरभि आखिर कहां गायब हो गई। विक्रम ने आसपास सुरभि को बहुत ढूंढा, लेकिन सुरभि उसे कहीं नहीं मिली। विक्रम वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सुरभि का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब सुरभि वापस नहीं आई तो विक्रम घर आ गया। सुबह होते ही सुरभि वापस कमरे में आ गई। सुरभि के आते ही विक्रम ने पूछा, सुरभि, तुम कहाँ से आ रही हो? कहीं से नहीं, मैं तो बस बाहर टहल कर आ रही थी। सुरभि, मुझसे झूठ मत बोलो। बताओ मुझे कि तुम कहाँ गई थी और भला जंगल में कौन घूमने जाता है? विक्रम की बात सुनकर सुरभि चौंक गई। वो समझ चुकी थी कि विक्रम ने उसका पीछा किया था। सुरभि गुस्से में बोली, इसका मतलब कि तुमने मेरा पीछा किया? हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? तुम तो मुझे कुछ बताती नहीं हो कि तुम जाती कहाँ हो। और अब जब तुम्हें ये पता चल चुका है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया, तो बताओ कि तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। कुछ नहीं बता सकती? लेकिन क्यों सुरभि? तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कहाँ गई थी और उस पेड़ के पास से तुम गायब कहाँ से हो गई थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती विक्रम। नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा। तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें तो पता है कि हमारे राज्य में धोखे की सजाए मौत है। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मुझे मजबूरी में महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। विक्रम, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरी मानो तो बात को यहीं खत्म कर दो। नहीं सुरभि,
तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कहाँ गई थी। अगर तुम मुझे नहीं बता रही हो तो तुम्हें महाराज को बताना होगा। अब विक्रम सुरभि को लेकर उस राज्य के राजा नरेंद्र प्रताप के दरबार में पहुंचता है और महाराज से कहता है, महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है और आपके राज्य में धोखे की सजा तो मौत है। कृपया इंसाफ कीजिए। तुमने सच कहा विक्रम, हमारे राज्य में धोखे की सजा मौत है, परंतु वो धोखा साबित होना चाहिए। महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। ऐसा कहकर विक्रम ने महाराज नरेंद्र को सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर महाराज नरेंद्र बोले, विक्रम, हमने तुम्हारी बातें सुन ली। अब हमें सुरभि से भी पूछना है कि वो इस बारे में क्या कहना चाहती है। बताओ सुरभि, क्या तुमने विक्रम को धोखा दिया है? नहीं महाराज, मैंने अपने पति को कोई धोखा नहीं दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम बताओ कि तुम कहाँ गई थी। आखिर तुम उस पेड़ के पीछे से कहाँ गायब हो गई थी? महाराज, मेरी आपसे विनती है, कृपया इस बारे में मुझे कुछ भी मत पूछिए। देखा महाराज, आपने, मेरी पत्नी धोखेबाज है, इसीलिए वो इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। नहीं महाराज, मैंने इन्हें धोखा नहीं दिया है। बस मेरी कुछ मजबूरी है कि मैं इस बारे में नहीं बता सकती। इसी में हम दोनों की भलाई है। कृपया करके इस बारे में मुझसे कोई सवाल ना करें। नहीं सुरभि, तुम्हें बताना ही होगा कि आखिर सच क्या है। तुम उस पेड़ के पीछे से कहाँ गायब हो गई थी? महाराज, मैं ये बात हरगिज नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर ये राज मैंने खोल दिया तो विक्रम और मैं साथ नहीं रह पाएंगे। परंतु अब जब विक्रम मुझे यहाँ ले आए हैं और मैं राज दरबार में खड़ी हूँ, तो मुझे बताना ही होगा। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो सुनिए। मेरी माँ एक चुड़ैल है, जो चुड़ैलों की सरदार है। जिस पेड़ के पीछे मैं गायब हुई थी, उस पेड़ के पीछे एक रहस्यमयी दरवाजा है, जो कि चुड़ैलों की बस्ती में खुलता है, और मैं रोज अपनी माँ से मिलने जाती हूँ। सुरभि की बात सुनकर महाराज और विक्रम दोनों चौंक जाते हैं और महाराज पूछते हैं, अगर तुम एक चुड़ैल हो तो तुमने एक इंसान से शादी क्यों की और तुम रोज अपनी माँ से मिलने क्यों जाती हो? महाराज, मैंने विक्रम से शादी इसीलिए की कि जब मैं अपनी माँ के साथ पहली बार पार्क घूमने आई थी, तो मैंने विक्रम को देखा। वो मुझे बहुत पसंद आए और पहली ही नजर में मुझे उनसे प्रेम हो गया। उसके बाद में मैं अकेली पार्क में आई और जानबूझकर बेंच पर अकेली बैठी, ताकि विक्रम मुझसे दोस्ती कर ले। और फिर ऐसा ही हुआ। और उसके कुछ दिनों के बाद जब विक्रम ने मुझे शादी के लिए पूछा, तो मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने मुझे विक्रम से शादी करने के लिए मना कर दिया। परंतु मैं नहीं मानी, तो मेरी माँ ने मुझे अनुमति दे दी। परंतु उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि मुझे हर रोज आधी रात के बाद उनसे मिलने जाना होगा, और उन्होंने मुझसे इस बात का वादा भी लिया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अगर मैं हर रात उनसे मिलने नहीं आई या ये बात मैंने किसी को भी बताई, तो मुझे विक्रम को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी माँ के पास जाना होगा। मेरी माँ बहुत शक्तिशाली है। वो जब चाहे मुझे अपनी शक्तियों से अपने पास बुला सकती है। आज मैंने ये राज की बात आप लोगों को बता दी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी माँ की शक्तियाँ मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। ऐसा कहकर सुरभि वहाँ से गायब हो जाती है। महाराज और विक्रम सुरभि की बातें सुनकर और उसे गायब होता हुआ देखकर बहुत हैरान थे। तभी महाराज विक्रम से बोले, विक्रम, तुम समझ चुके होगे कि तुम्हारी पत्नी धोखेबाज नहीं है। हाँ महाराज, मेरी पत्नी सच्ची है। मैं मूर्ख हूँ जो अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। विक्रम, तुमसे गलती तो हुई है और तुम्हें इस गलती का प्रायश्चित स्वयं करना होगा। तुम वापस उसी पेड़ के पास जाओ जहाँ सुरभि तुम्हें जाते हुए दिखाई दी थी। वहां जाकर उस रहस्यमय दरवाजे की तलाश करो
अगर वो रहस्यमय दरवाजा तुम्हें मिल गया तो हो सकता है कि तुम अपनी पत्नी को वापस लाने में सफल हो जाओ। जी महाराज, आप सच कहते हैं। मैं अवश्य जाऊंगा और उस रहस्यमय दरवाजे को तलाश करूंगा और अपनी पत्नी को वापस ले आऊंगा। महाराज से आज्ञा लेकर विक्रम बंटू को अपने साथ लेकर उस जंगल की तरफ चल पड़ा। जल्दी ही उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां सुरभि गई थी। विक्रम उस पेड़ के आसपास घंटों तक रहस्यमय दरवाजा ढूंढता रहा और साथ ही बंटू भी विक्रम की मदद करता रहा, परंतु विक्रम को उस पेड़ के आसपास कोई भी रहस्यमय दरवाजा नहीं मिला। अब शाम हो रही थी और विक्रम बहुत परेशान हो चुका था। वो बंटू से बोला, बंटू, रहस्यमय दरवाजा तो कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं वो रहस्यमय दरवाजा हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। बंटू ने भी सर हिलाकर अपने मालिक को सहमति दी। अब विक्रम और बंटू उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और विक्रम बहुत उदास था। उसे सुरभि की कही हुई बातें बार बार याद आ रही थी। बंटू भी विक्रम को देखकर बहुत दुखी था। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से एक साधु जा रहे थे। बंटू ने साधु को देखा तो वो दौड़कर उनके सामने गया और हाथ जोड़कर विक्रम की तरफ इशारा करने लगा। उन्होंने विक्रम को उस पेड़ के नीचे बड़े ही उदास अवस्था में बैठे हुए देखा। उन्हें विक्रम पर दया आ गई। वो उसके पास आए और बोले, क्या बात है पुत्र, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? विक्रम ने साधु महाराज को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे बोला, क्या बताऊं साधु महाराज, मैं अपने जीवन में ऐसे उलझ गया हूँ कि मुझे मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। पुत्र, चिंता मत करो, जीवन में हर समस्या का समाधान है। कृपया करके मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर विक्रम ने साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु महाराज ने सारी बातें सुनकर विक्रम से कहा, पुत्र, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें वो रहस्यमय दरवाजा अवश्य मिल जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज ने अपने झोले से एक बांसुरी निकाली और विक्रम को देते हुए बोले, ये लो विक्रम, ये बांसुरी अपने पास रख लो। परंतु महाराज, इस बांसुरी का मैं क्या करूंगा? विक्रम, ये कोई मामूली बांसुरी नहीं है, बल्कि जादुई बांसुरी है। इसकी आवाज से तुम किसी को भी मोहित कर सकते हो। और हाँ, तुम इस पेड़ के पास बैठकर इस बांसुरी को बजाना। इस जादुई बांसुरी के असर से तुम्हें वो रहस्यमय दरवाजा मिल ही जाएगा। फिर तुम उस रहस्यमय दरवाजे के अंदर चले जाना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें दरवाजे के अंदर ही मिलेगी। और हाँ, एक बात और, अंदर जाते समय इस बांसुरी को अपने पास संभाल कर रख लेना और दूसरी बार तुम इस बांसुरी को तब बजाना जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। अब मैं चलता हूँ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साधु महाराज ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। अब विक्रम ने बांसुरी उठाई और उसे बजाने लगा। अब बांसुरी की आवाज बहुत ही सुरीली थी। बंटू भी बांसुरी की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। विक्रम लगातार बांसुरी बजाता रहा। थोड़ी देर बाद अचानक से विक्रम को जोर से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो पेड़ के पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया। विक्रम उस दरवाजे को देखकर बहुत खुश हुआ और बंटू से बोला, लगता है हमें रहस्यमय दरवाजा मिल गया है। विक्रम और बंटू उस दरवाजे के पास पहुंचे। विक्रम ने देखा कि वो दरवाजा खुला हुआ है और अंदर बहुत ही अंधेरा है। विक्रम को अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम बंटू से बोला, बंटू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरा यहीं इंतजार करना होगा। मैं तुझे अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि अंदर खतरा हो सकता है और मैं तुझे अपने साथ साथ खतरे में क्यों डालूं। तू मेरा यहीं इंतजार करना, मैं सुरभि को लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। विक्रम दरवाजे से अंदर चला गया। विक्रम के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। विक्रम ने देखा कि उस दरवाजे के अंदर
बहुत बड़ी बस्ती थी जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। वहां पर काफी अंधेरा भी था। विक्रम आगे बढ़ा। विक्रम को अब तक कोई दिखाई नहीं दिया था। उसे बहुत डर लग रहा था, परंतु उसे सुरभि को हर हाल में वापस लाना था, इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। अचानक दो लोगों ने विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम ने देखा उन दोनों का चेहरा बहुत डरावना था। वो दोनों विक्रम को लेकर